कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य लाभ चैनल में। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और सेट आगामी 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम सभी अध्ययन करने वाले हैं रीतिकाल को आगे बढ़ाते हुए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलते रहे। क्योंकि मैं सुबह लगभग 3 बजे से उठ कर के वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपका और मेरा दोनों का साथ साथ तैयारी होते रहे और एग्जाम में एक शुभ और पॉजिटिव रिजल्ट आ सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय, जो कि रीतिकाल से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम सभी ने देखा था कि मतीराम के अनेक ग्रंथों के साथ साथ कौन सी रचना किसके आश्रयदाता में रचते हैं और उसका प्रकाशन उसका विषय के साथ देखे थे। उसी को आगे आज बढ़ाते हुए देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा माना। क्या माना है यहाँ पर? रामचंद्र शुक्ल ने माना है वृत्त कौमुदी जो उनकी रचना है, और जो छंदसार है या वृत्त कौमुदी या छंदसार जो महाराज शंभुनाथ सोलंकी के राजा के लिए माना है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि वृत्त कौमुदी किसके दरबारी के लिए रचना गया है? यहाँ पर स्वरूप सिंह बुंदेला के लिए। ये है मतीराम के दृष्टिकोण से, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से ये यहाँ पर कहते हैं कि वृत्त कौमुदी जो है ना, वो शंभु सोलंकी के लिए लिखा गया है। आगे मतीराम का प्रथम फूल मंजरी है। क्या है? फूल मंजरी किसके दरबारी में रचना की गई थी? जहांगीर के दरबारी में, जो 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन है ना। जो मतीराम का कौन सी पहली रचना है? फूल मंजरी। किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम रचना ग्रंथ माना है। किसका? मतीराम का रसराज। रसराज किसके दरबारी में रचना की गई थी? रसराज जो है ना, बिना आश्रयदाता के ग्रंथ हैं, जो किसी के दरबारी में रचना नहीं किए थे। 1663 में रचना किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। किनके अनुसार, है ना, पूछेगा कि किनके अनुसार रसराज मतीराम की प्रथम रचना है? तो बच्चन सिंह के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है? कि मतीराम की सी रस स्निग्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रथम पूर्ण भाषा रीति का अनुकरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतलब उनके जैसा मतलब मतीराम जैसे रचना करने वाले प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुकरण, मतलब उसका जो प्रयोग है, बहुत कम मिलते हैं। मतलब इतने अच्छे से वो इसका प्रयोग करते हैं। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य और या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में, है ना, जो आचार्य और शिक्षक के या आचार्य शिक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर होगा जसवंत सिंह। यहाँ पर प्रसिद्ध होते हैं जो आचार्य और शिक्षक के रूप में। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं की। देखिए, दो प्रकार से यहाँ पर रचनाएं देखने को मिलती है। किनका? जसवंत सिंह का। एक साहित्यिक रूप में और एक आध्यात्मिक। समझ रहे हैं? आध्यात्मिक का मतलब आत्मा से, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए, उनका भाषा भूषण क्या है? जसवंत सिंह के पास क्या है? भाषा भूषण है। इसका विषय है 212 दोहों में अलंकारों का वर्णन है। क्या है? अलंकारों का वर्णन। भाषा भूषण का 212 अलंकारों का वर्णन है। भाषा भूषण किनकी रचना है? जसवंत सिंह की। उसके बाद प्रबोध चंद्रोदय। क्या है? प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा का पद्यानुवाद है। क्या है वो? प्रबोध चंद्रोदय किनकी रचना है? यहाँ पर जसवंत सिंह की। अब देखिए उनकी कौन कौन सी है? अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। तो यहाँ पर देखिए, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, दो प्रकार याद करने का एक मतलब क्या ट्रिक अपनाएंगे कि एक सिद्धांत बोध है और सिद्धांत सार। एक तो बोध हुआ, एक सार हुआ, है ना। सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। उसके बाद देखिए आनंद से दो अ से 3 आता है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश और आनंद विलास। अपरोक्ष अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव सिद्धांत प्रकाश और आनंद
परिविलास, ये उनका क्या है, वेदांत विषयक निरूपक रचना है ना। वेदांत मतलब वेद का अंत के आधार पर इसको इसका विषय वस्तु है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत शास्त्र। तो ये हम सभी ध्यान रखेंगे। दो वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाषा भूषण और जो है ना प्रबोध, हाँ प्रबोध चंद्रोदय, उनकी मस्त मस्त इंपॉर्टेंट रचना है। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का क्या ब्रज भाषा अनुवाद है ना, ब्रज भाषा में ये इसका विषय वस्तु है या फिर उसका अनुवाद किए हैं। आगे है सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या है लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जो ठहरता है। कहते हैं कि छंदशास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है छंद शास्त्र का, इनका मतलब छंद शास्त्र जैसे इनका रचना अभी तक में या फिर अगर मिलता है तो बहुत कम, विशेष सद निरूपण और किसी विशेष कवि नहीं मिलते, नहीं किया है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुखदेव मिश्र जी को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। देखिए इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था यहाँ पर, राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि थी किसको, सुखदेव मिश्र को। सुखदेव मिश्र को क्या कहते हैं यहाँ पर, राज सिंह गौड़ ने उसको कविराज की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है ये क्या, कि सुखदेव मिश्र का उपाधि कविराज किसने दिया था, तो राज सिंह गौड़ ने। तीन प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। या तो पूछ सकता है कि कविराज किसका उपनाम है, पहला। दूसरा पूछ सकता है कि सुखदेव मिश्र को किसने राजकवि की उपाधि दी थी, दूसरा। और तीसरा बोल सकता है कि राज सिंह गौड़ ने सुखदेव मिश्र को क्या उपाधि दी थी। तो यहाँ पर तीनों का आंसर जो होगा वो कविराज होगा। अब देखते हैं कि सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला था वृत्त विचार 1671 ईस्वी में। कब होता है, 1671 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे, वृत्त विचार। सुख, अगर सुख में रहना है तो वृत्त में रहिए। तो मतलब ये याद करने का तरीका है, जो अपने अपने तरीके से याद कर सकते हैं इसको। वृत्त विचार 1671 ईस्वी में क्या है इनका, ये क्या है, सुखदेव मिश्र की रचना है। उसके बाद छंद विचार, हाँ फाजिल अली प्रकाश। रस अर्णव, रस अर्णव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। रस अर्णव किनका है, सुखदेव मिश्र का। हाँ श्रृंगार लता, क्या है श्रृंगार लता। आध्यात्म प्रकाश, क्या है आध्यात्म प्रकाश 1698। अध्यात्म प्रकाश, अध्यात्म क्या प्रकाश डाल दिए 1698 में। और उसका सातवां जो है वो दशरथ राय की रचना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, वृत्त विचार एक तो याद रखेंगे, एक रस अर्णव ध्यान रखेंगे, और एक तो आध्यात्म प्रकाश रखेंगे, और श्रृंगार लता भी इसका ध्यान रखेंगे, और छंद विचार इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। आगे है तोष रसवादी आचार्य। देखिए तोष किस प्रकार के कवि है, तो यहाँ रसवादी आचार्य हैं। किस प्रकार, रसवादी आचार्य हैं तोष। किस प्रकार, तो रसवादी। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि तोष किस प्रकार के कवि हैं, तो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट ध्यान में रखकर रखेंगे कि रसवादी आचार्य कौन है, तोष हैं। इसका मूल नाम तोष निधि था, मतलब पूरा नाम क्या था, तोष निधि। अब इनकी प्रमुख निधि, सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधा निधि, हाँ सुधा निधि, विनय शतक और नखशिख, है ना। सुधा निधि 1634 में, सुधा निधि 1634 ईस्वी में, सुधा निधि 1634 में। उसके बाद नखशिख आता है, उसका विनय शतक। नखशिख और विनय शतक ये उसका प्रमुख रचना है, जो हम सभी को एग्जाम में मिलान के लिए पूछ सकता है। कि रीतिकाल ऐसा भाग है जो यहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर इनकी जो तोष की है जो वो है सुधा निधि 1634 में, नखशिख और विनय शतक। अब आते हैं कुलपति मिश्र रस ध्वनि आचार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के हैं कुलपति, रस ध्वनि आचार्य हैं। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कौन से भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 तक माना जाता है। 1667 से 1686 तक माना जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ठहरता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां देखिए कौन कौन सी है। यहाँ से एकदम हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है कि कैसे कैसे इनकी रचना होती है। देखिए कुलपति, सबसे पहले देखेंगे तो रस रहस्य, क्या रस को रहस्य बना के रखते हैं कुलपति लोग। तो यहाँ पर 1670 में। और मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है, इंपॉर्टेंट है ना। रस रहस्य किसका है, इसका मम्मट का छाया अनुवाद है 1670 ईस्वी में, कुलपति का, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद द्रोण पर्व, द्रोण पर्व भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्रोण पर्व पूछा जाता है 1680 में, मतलब 10 वर्ष के बाद, यहाँ पर 10 वर्ष बाद यहाँ पर रचना हो जाती है ना। महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यवार अनुवाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ठहरता है। अब आता है युक्ति तरंगिणी। युक्ति तरंगिणी अपर्याप्त है, लेकिन 1686 इसमें प्रकाशन कभी कभी मतलब देखने को मिलता है। क्या है, युक्ति तरंगिणी। उसके बाद फिर नखशिख मिलता है,
उसके बाद संग्राम सार मिलता है। 2-3 यहाँ पर हम सभी का ध्यान रखेंगे कुलपति का। सबसे पहले देखेंगे रहस्य रहस्य द्रोण पर्व है ना, 1680 में जो द्रोण पर्व छपता है, और रहस्य रहस्य 1670 में, मतलब 10 वर्ष बाद, और संग्राम सार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है डॉक्टर नगेंद्र, एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख करते हैं। ये मतलब उनके अनुसार, मतलब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कहते हैं कि जो कुलपति का है ना, दुर्गा भक्ति चंद्रिका भी एक अन्य रचना है। जो अन्य नहीं मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसको मानते हैं। दुर्गा भक्ति चंद्रिका भी कुलपति की एक विशेष रचना है या मिलती है। आगे है महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में कि देव का मूल नाम क्या है, तो ये क्या देवदत्त है। देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देव और आचार्य के रूप में दोनों प्रसिद्ध है ना। तो ये जो है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का क्या कहता है। कवि और आचार्य दोनों के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देखिए, देव की संप्रदाय में थे तो अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं देव की उसकी प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट वांटेड मोस्ट यूजफुल सिद्ध होने वाली है। देव की जो रचना है उसकी विषय वस्तु के आधार से के साथ साथ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा। तो इतनी रचनाएं ना कि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी देव की रचना है, या फिर 3-4 कवियों का और रचना दे देंगे जिसमें से आपको मिलान करने रहेगा। तो हम लोग को इसमें बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले आता है भाव विलास 1689 ईस्वी में। क्या आता है? भाव विलास। देव का क्या हो गया? भाव हो गया है ना। तो भाव विलास 1689 ईस्वी में इसका ठहरता है, और इसका विषय क्या रहता है? रस एवं नायक नायिका का भेद का वर्णन। रस में नायक और नायिका भेद का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। किसमें? भाव विलास में 1689 ईस्वी में जो रचना होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अष्टयाम, मतलब 8 पहरों में नायक नायिकाओं के बीच का विलास वर्णन यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आता है भवानी विलास। देखिए, भवानी विलास जो है, भवानी विलास भवानी दत्त वेश्या को समर्पित है। राग रत्नाकर, देखिए राग रत्नाकर रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के आधार पर आधारित है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, है ना। उसके बाद है राग रत्नाकर और कुशल विलास, ये सभी उनकी मोस्ट रचना है। अब कि देव का देखिए, देवचरित में कहते हैं कृष्ण के जीतने से जीवन में संबंध प्रबंध काव्य है। अब प्रेमचंद्रिका है उद्योत सिंह को समर्पित है। उद्योत सिंह को प्रेम हो गया ना, उद्योत सिंह को प्रेम हो गया, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। अब जाति विलास, मोस्ट इंपोर्टेंट, विभिन्न जातियों को प्रदेशों की क्वेश्चन पूछा गया है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित है। क्या? रस विलास, क्या ना, राजा मोतीलाल को रस बहुत पसंद है, तो रस विलास करके हम लोग ऐसे एक ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं। शब्द या काव्य रसायन में देखिए, शब्द या काव्य रसायन में देखिए शब्द शक्ति और रस आदि का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। सुख सागर, इनकी जो रचना है वो अनेक ग्रंथों के लिए ही यह एक कवि सवैया का संग्रह है। कौन? सुख सागर क्या है? यहाँ पर अनेक ग्रंथों के लिए कवि का सवैये का संग्रह है, मतलब जमा किया हुआ है सुख सागर तरंग में। देव माया प्रपंच देखिए, देव माया प्रपंच अनेक संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद किया गया है ना, प्रबोध का, वही जो हम लोग देखे थे ना, प्रबोध चंद्रोदय। अब देव शतक देखिए, देव शतक इसका ये आध्यात्मिक संबंधी ग्रंथ है। देव शतक पूछ देगा कि इनमें से कौन सी देव की रचना आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, तो क्या है? देव शतक। देव जो शतक मार देता है तो क्या हो जाता है कि आध्यात्म संबंध अनुवाद या फिर रचना होने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग ट्रिक लगाकर याद रखेंगे। अब है सुजान विनोद। सुजान विनोद का देखिए, सुजान विनोद का नहीं दिया है, प्रेम तरंग, ये उनकी प्रमुख रचना है, हम सभी का देव का देखने को मिलता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, भाव विलास 1689 ईस्वी में, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। तो यहाँ था देव की प्रमुख रचनाएं हम सभी को देखने को मिलती है। अब देखिए, इसमें कहता है कि सुख सागर जो तरंग है उनका संपादन मिश्र बंधुओं के पिता, देखिए मिश्र बंधु के पिता है ना, बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि देव की इनमें से कौन सी रचना
का संपादन बाल दत्त मिश्र ने किया। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर यहाँ से पूछ सकता है कि बाल दत्त किसके पिता थे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ठहरता है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर जो तरंग है वो नायिका भेद का विश्वकोश माना। किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन सी रचना माना? तो सुख सागर तरंग को माना है ना। नायिका भेद का विश्वकोश मानने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी? 72। यहाँ पर वर्ल्ड ईयर में आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी 2 पंक्तियां सत्य है, छांटना है। तो यहाँ पर एक एक करके ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए देव के बारे में देता है तो यहाँ पर पूछ देगा कि किस शिव सिंह सेंगर ने 72 देव की रचनाएं मानी, तो ये सही है कि गलत? तो यहाँ पर अगर 72 रहेगा तो सही है, अगर 73 रहेगा तो ये गलत है। और लेकिन कुछ विद्वान ने इसको क्या ग्रंथ मानी? 52। तो दोनों हम लोग ध्यान रखेंगे, 72 और 52। शिव सिंह सेंगर द्वारा देव की रचनाओं ने 72 मानी, 72, और अन्य विद्वान या कुछ विद्वान 52 माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताई है। क्या है? अन्य कृतियां भी बताई है। देखिए कौन कौन सी है। एक वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, है ना, जगदर्शन 25, रसानन लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन। तो ये है उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रामचंद्र शुक्ल अलग से भी माने हैं। तो लेकिन ये जो है ना उनकी ऊपरी जो रचनाएं थे वो सबसे इंपॉर्टेंट ठहरती हैं। और देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। उनकी जो रचना है काव्य रसायन उसमें लिखते हैं अभिधा, है ना। हम लोग में पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे कि अभिधा लक्षणा व्यंजना क्या होती है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? अभिधा को ध्यान में देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये कोटेशन एकदम पूछा गया है कि ये कथन किनका है? तो ये देव की रचना से ली गई है। कौन सी रचना से? तो काव्य रसायन की रचना से ली गई है। आगे है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किनकी रचना है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी की मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा किनकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, देव की ध्वनि मतलब उनकी जो रचना है, संवेदनशील मतलब एक दया के साथ, रीतिकालीन है ना, रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। क्या है? काव्य भाषा में अप्रीतम है, मतलब बहुत ही प्रिय के साथ इन्होंने रीतिकालीन में इसका प्रयोग या फिर एक यूनिक नज़ारा पेश करने की कोशिश की है यहाँ पर देव ने उनकी रचना में। ये किनके अनुसार बोल रहा है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी। और उनकी कौन सी रचना में? तो मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा के रूप में। रसलीन का मूल नाम जो है, देखिए आगे है, रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। क्या था? गुलाम नबी। ये मीर तुल फैल अहमद के शिष्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीर तुल फैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन के प्रमुख कृतियां किस प्रकार है? देखिए, अंग दर्पण 1737 में, इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन हम सभी को देखने को मिलता है ना। अंग दर्पण 1737 में, 1737 में। अब आता है रस प्रबोध, उसी की रचना है। रस प्रबोध में देखिए 1741 में प्रकाशन होता है, और इसका है 1155 दोहों में रसों का वर्णन, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 रचना कम से कम याद रखेंगे हम लोग रसलीन का, एक रस दर्पण, सॉरी एक अंग दर्पण, दूसरा रस प्रबोध, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था दोस्तों छोटी सी हम सभी के बीच में वीडियो जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके तक फटाफट और जल्दी तरीके से पहुंचते रहे। हम आगे लेकर आएंगे फिर भिखारी का प्रमुख रचनाएं और उनके जीवन परिचय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।